नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की, मतलब संचार की। जी। और हमारे पास इसके लिए कुछ यूनिवर्सिटी के लेक्चर नोट्स हैं मॉड्यूल 2 के। हाँ, तो देखते हैं कि इनमें से क्या काम की बातें निकलती हैं जो हमें बेहतर कम्युनिकेटर बनने में मदद करें, चाहे ऑफिस हो या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी। बिल्कुल। देखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं है, ये एक कला भी है और एक साइंस भी। आज हम इसी के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे मतलब कम्युनिकेशन क्या है, क्यों इतना जरूरी है, ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है। और इसमें क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। इसे आप एक तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन 101 समझ सकते हैं, पर उम्मीद है बोरिंग लेक्चर जैसा नहीं होगा। हाँ, कोशिश तो यही है कि मजेदार बातचीत रहे। हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन का असल मतलब क्या है, बिजनेस वर्ल्ड में इसकी क्या अहमियत है। सेंडर से रिसीवर तक का सफर कैसे होता है, क्या एलिमेंट्स होते हैं, कितने अलग अलग फॉर्म्स और टाइप्स होते हैं। और हाँ, वो कौन सी बैरियर्स हैं, वो रुकावटें जो अक्सर हमारी बात बिगाड़ देती हैं। कभी सोचा है कोई ज़रूरी ईमेल गलत क्यों समझ लिया गया, या मीटिंग में आपकी बात क्यों अनसुनी रह गई। एग्जैक्टली। शायद आज कुछ जवाब मिल जाए। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच विचारों, सोच, एहसास, जानकारी, किसी भी तरह के संदेश का आदान प्रदान है, लेन देन। पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ संदेश भेजना या पाना नहीं है, ये एक टू वे प्रोसेस है। एक सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है, और एक रिसीवर जो उसे रिसीव करता है और सबसे जरूरी समझता है। अच्छा, मतलब समझना क्रिटिकल है। बिल्कुल। असली खेल समझने में ही है। अगर रिसीवर ने संदेश को वैसे नहीं समझा जैसा सेंडर का इरादा था, तो कम्युनिकेशन फेल हो गया, भले ही मैसेज पहुंच गया हो। यहीं पर फीडबैक का रोल आता है फिर। एग्जैक्टली। फीडबैक बहुत जरूरी है। जैसे वो नोट्स में क्लासरूम वाला उदाहरण है। जी टीचर पढ़ा रहे हैं, हाँ। वो हो गया सेंडिंग मैसेज। और स्टूडेंट सुन रहे हैं, यानी रिसीविंग। जी, लेकिन जब स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं या टीचर पूछता है समझ आया, और स्टूडेंट्स से रिलाते हैं या जवाब देते हैं, वो फीडबैक हुआ। बिल्कुल सही। उसके बिना टीचर को कैसे पता चलेगा कि बात पहुंची भी या नहीं? फीडबैक उस लूप को पूरा करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कम्युनिकेशन का मतलब। जी अब आते कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, खासकर बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, व्हाई इज इट द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? ये सवाल अहम है। हाँ, क्योंकि यही थ्योरी असल दुनिया से मिलती है। नोट्स में कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला, ये कोऑर्डिनेशन की बुनियाद है। सही बात है। सोचिए, एक टीम बिना आपस में बात किए कैसे काम करेगी? अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे मिलकर काम करेंगे? सेल्स टीम को पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या बना रहा है, मार्केटिंग को पता होना चाहिए कि सेल्स को क्या सपोर्ट चाहिए। सब कुछ कम्युनिकेशन पर ही तो टिका है। और अगर कम्युनिकेशन में गड़बड़ हुई तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, केओस। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग में मदद। मैनेजमेंट को सही फैसले लेने के लिए सही इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो भी सही समय पर। अगर नीचे से ऊपर तक इन्फॉर्मेशन फ्लो ठीक नहीं है या तोड़ मरोड़ कर पहुंचती है, तो फैसले भी गलत होंगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है। तीसरा पॉइंट है स्मूथ वर्किंग। रोजमर्रा के काम बिना रुकावट के चलते रहें। इसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। कौन क्या करेगा, कब तक करेगा, कैसे करेगा, सब साफ होना चाहिए। वरना गलतफहमियां होंगी, काम में देरी होगी, फ्रिक्शन होगा। चौथा पॉइंट भी बड़ा दिलचस्प है, एम्प्लॉई मोटिवेशन। जब मैनेजर्स अपनी टीम से खुलकर बात करते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन्हें कंपनी गोल्स में शामिल महसूस कराते हैं, तो एम्प्लॉइज मोटिवेटेड महसूस करते हैं, वैल्यूड फील करते हैं। बिल्कुल। और अगर कम्युनिकेशन गैप है तो रूमर्स फैलते हैं, मोराल गिरता है। और आखिरी पॉइंट, इमेज बिल्डिंग। हाँ, एक कंपनी बाहर की दुनिया से कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, मीडिया, आम जनता, इनसे कैसे बात करती है, उससे उसकी रेपुटेशन बनती है। खराब कम्युनिकेशन एक अच्छी खासी कंपनी की इमेज डुबो सकता है। इन सभी पॉइंट्स को देखें तो एक बात साफ है, कम्युनिकेशन सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक कोर बिजनेस फंक्शन है। किसी भी एरिया में कम्युनिकेशन फेल हुआ, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशंस, मोटिवेशन या इमेज, उसका सीधा असर बॉटम लाइन पर पड़ेगा। जैसे वो नोट्स का उदाहरण था। अगर मैनेजर टीम को टारगेट और स्ट्रैटेजी साफ साफ नहीं बताएगा, तो टीम अंधेरे में तीर चलाएगी, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। क्लियर कम्युनिकेशन से एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं। बिल्कुल। तो अब हमने समझ लिया कि कम्युनिकेशन इतना जरूरी क्यों है। अब जरा इसके प्रोसेस को बारीकी से देखते हैं। ये होता कैसे है? व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड? हाँ, नोट्स बताते हैं कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो
चलिए इसे खोलकर देखते हैं। हाँ, इसके कुछ की स्टेजेस हैं। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है सेंडर, वो इंसान जिसके दिमाग में कोई आइडिया, इंफॉर्मेशन या फीलिंग है जिसे वो शेयर करना चाहता है, मैसेज का ओरिजिनेटर। ठीक है। फिर आता है मैसेज, वो एक्चुअल आइडिया या इंफॉर्मेशन जिसे भेजना है। ये बोले गए शब्द हो सकते हैं, लिखा हुआ टेक्स्ट, डेटा या कोई इशारा भी। इसके बाद सेंडर उस मैसेज को एनकोड करता है। एनकोडिंग मतलब? एनकोडिंग का मतलब है अपने थॉट्स या आइडियाज को एक शेयरेबल फॉर्मेट में बदलना, जैसे शब्दों में, सिंबल्स में, बॉडी लैंग्वेज में। जैसे आप अभी बोल रही हैं तो अपने विचारों को हिंदी शब्दों में एनकोड कर रही हैं। एग्जैक्टली। फिर सेंडर एक चैनल या मीडियम चुनता है, वो रास्ता जिससे मैसेज भेजा जाएगा, जैसे फेस टू फेस बात, फोन कॉल, ईमेल, लेटर। प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, चैनल का चुनाव कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। इस चैनल के जरिए मैसेज पहुंचता है रिसीवर तक, वो इंसान जिसके लिए मैसेज था। द रिसिपिएंट। जी। अब रिसीवर का काम है मैसेज को डिकोड करना, यानी सेंडर के भेजे हुए सिंबल्स, शब्द, इशारे वगैरह को इंटरप्रेट करके उसका मतलब निकालना। यहीं पर अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ। और इसके बाद आता है बहुत जरूरी स्टेज, फीडबैक। रिसीवर की रिस्पॉन्स। जी, ये रिसीवर की रिस्पॉन्स होती है जो सेंडर को बताती है कि मैसेज मिला, समझा गया या नहीं, और रिसीवर का रिएक्शन क्या है। ये वर्बल हो सकता है, जैसे हाँ समझ गया, या नॉन वर्बल, जैसे सिर हिलाना, या रिटन, जैसे ईमेल का जवाब। फीडबैक कम्युनिकेशन को टू वे बनाता है। और इस पूरी चेन में एक विलन भी है, नॉइस। हाँ, नॉइस मतलब कोई भी चीज जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाधा डाले। ये फिजिकल नॉइज हो सकता है, जैसे बाहर का शोर या खराब फोन लाइन। साइकोलॉजिकल नॉइज भी हो सकता है, जैसे स्ट्रेस, बायस, ध्यान न देना। सिमेंटिक नॉइज, मुश्किल शब्द, जार्गन। या कल्चरल नॉइज, अलग अलग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ये सब नॉइज है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रोसेस सीधा नहीं है, ये साइक्लिकल है। फीडबैक मिलने पर रिसीवर सेंडर बन सकता है। बिल्कुल, और कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। और ये नॉइज बड़ा खतरनाक है, ये किसी भी स्टेज पर आ सकता है। सेंडर के इनकोड करते समय, चैनल में गड़बड़ी, या रिसीवर के डिकोड करते समय कहीं भी कम्युनिकेशन टूट सकता है। हाँ, जैसे सिग्नल में स्टैटिक आ जाता है। नोट्स में जो ईमेल वाला उदाहरण है वो इसे अच्छे से समझाता है। टीचर, सेंडर, स्टूडेंट, रिसीवर को असाइनमेंट डिटेल्स ईमेल, मैसेज से इंटरनेट के जरिए भेजता है। स्टूडेंट ईमेल पढ़कर समझता है, डिकोडिंग, और कंफर्मेशन भेजता है, फीडबैक। अगर स्टूडेंट का इनबॉक्स फुल है या टीचर ने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज की है तो वो नॉइज हुआ। एग्जैक्टली। और यही सब सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम, एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, नॉइज, ये मिलकर कम्युनिकेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स बनते हैं। जैसा सेक्शन 2.4 में बताया गया है। हाँ, मतलब ये प्रोसेस के स्टेप्स भी हैं और एलिमेंट्स भी। नोट्स में शायद इन्हें याद रखने के लिए SRMFN जैसा कोई मिनोनिक भी बताया गया है। हाँ, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, फीडबैक, नॉइज। शायद इनकोडिंग डिकोडिंग चैनल को इम्प्लिसिट मानकर। पॉइंट ये है कि ये सब मिलकर कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं। और ये सारे एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हर एलिमेंट का सही होना जरूरी है। सेंडर क्लियर हो, मैसेज वेल क्राफ्टेड हो, चैनल अप्रोप्रिएट हो, रिसीवर अटेंटिव हो, फीडबैक लूप कंप्लीट हो और नॉइज कम से कम हो। एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी चेन टूट सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं कम्युनिकेशन के अलग अलग फॉर्म्स पर। सेक्शन 2.5 नोट्स में मोटे तौर पर 3 फॉर्म्स बताए हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल यानी वर्ड्स का इस्तेमाल करके, चाहे बोलकर या लिखकर। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, फोन कॉल्स, बातचीत, ये सब स्पोकन वर्बल हो गए। और लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, मेमोज, SMS, ये सब रिटन वर्बल है। बिजनेस में तो दोनों ही बहुत जरूरी हैं। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें शब्दों का काम नहीं। जी, यहाँ बॉडी लैंग्वेज काम आती है। जेस्चर्स, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, आपकी आवाज का टोन, यहाँ तक कि साइलेंस भी, ये सब नॉन वर्बल क्यूज हैं। जैसे इंटरव्यू में कैंडिडेट का फर्म हैंडशेक या प्रेजेंटेशन देते वक्त स्पीकर का कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। और तीसरा है विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें इंफॉर्मेशन देने के लिए इमेजेस, चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, प्रेजेंटेशन जैसे पावर पॉइंट, वीडियोज का इस्तेमाल होता है। डेटा समझाने के लिए, ट्रेंड्स दिखाने के लिए, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आसान बनाने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। मजे की बात यह है कि ये तीनों फॉर्म्स अक्सर एक साथ काम करते हैं। हाँ बिल्कुल,
जैसे आप अभी बोल रहे हैं वर्बल, शायद आपके हाथ हिल रहे हैं या चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। नॉन वर्बल, अगर आप कोई चार्ट दिखा रहे होते तो वो विजुअल कम्युनिकेशन होता। रियल लाइफ कम्युनिकेशन ज्यादातर मिक्स्ड होता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, नॉन वर्बल क्यूज का इम्पैक्ट। अच्छा। रिसर्च कहती है कि हमारी कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। आपकी टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा पावरफुल मैसेज दे सकती है। मतलब अगर शब्द कह रहे हैं हाँ मैं सहमत हूं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज चीख रही है बिल्कुल नहीं, तो लोग बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा यकीन करेंगे। इसलिए अपने और दूसरों के नॉन वर्बल क्यूज के प्रति जागरूक होना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत काम की बात है। अच्छा, अब जरा कम्युनिकेशन के टाइप्स पर नजर डालते हैं। सेक्शन 2.6 नोट्स इन्हें कई आधारों पर क्लासिफाई करते हैं। पहला है डायरेक्शन के आधार पर, खासकर ऑर्गेनाइजेशंस में। हाँ, इसमें पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी जब इंफॉर्मेशन हायरार्की में ऊपर से नीचे आती है, मैनेजर से सबऑर्डिनेट्स तक। जैसे ऑर्डर्स देना, पॉलिसीज बताना, फीडबैक देना। जी। फिर है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये नीचे से ऊपर जाता है, एम्प्लॉयज से मैनेजर्स तक। जैसे रिपोर्ट सबमिट करना, सजेशंस देना, प्रॉब्लम्स बताना, फीडबैक देना। हेल्दी अपवर्ड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ताकि मैनेजमेंट को जमीनी हकीकत पता रहे। तीसरा है हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन। ये सेम लेवल के लोग या डिपार्टमेंट्स के बीच होता है। जैसे दो मैनेजर्स का आपस में कोऑर्डिनेट करना या एक ही टीम के मेंबर्स का इंफॉर्मेशन शेयर करना। कोलैबोरेशन के लिए ये एसेंशियल है। और चौथा है डायगोनल कम्युनिकेशन, ये थोड़ा कम कॉमन है शायद। हाँ, इसमें डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। जैसे नोट्स का उदाहरण था फाइनेंस क्लर्क का सीधे प्रोडक्शन मैनेजर से बात करना। इससे ब्यूरोक्रेसी बाईपास होती है, स्पीड बढ़ सकती है। पर कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क भी रहता है अगर प्रॉपर चैनल्स फॉलो ना हो। ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है फॉर्मेलिटी के आधार पर। इसमें दो मेन टाइप्स हैं। पहला, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल चैनल्स और रूल्स के मुताबिक होता है। जैसे ऑफिशियल मेमोज, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, शेड्यूल्ड मीटिंग्स, कंपनी न्यूज़लेटर्स। इसका रिकॉर्ड होता है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है और अथॉरिटी कैरी करता है। और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे आम भाषा में ग्रेप वाइन भी कहते हैं। हाँ, ये अनऑफिशियल चैनल से फैलता है। दोस्तों के बीच, कलीग्स के बीच कैजुअल बातचीत, र्यूमर्स, गॉसिप, ये बहुत तेज होता है। ऑफिस में क्या चल रहा है इसका पल्स दे सकता है। हाँ, ग्रेप वाइन की स्पीड तो कमाल की होती है। लंच ब्रेक तक तो खबर पूरे ऑफिस में होती है। ट्रू। इसका फायदा ये है कि ये सोशल बॉन्डिंग में मदद करता है, इंफॉर्मेशन गैप्स फिल कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क है मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स का फैलना, जो मोरल और प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। मैनेजमेंट को ग्रेप वाइन को मॉनिटर करना चाहिए और फॉर्मल चैनल से सही इन्फॉर्मेशन देकर र्यूमर्स को काउंटर करना चाहिए। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिलायबल है पर स्लो हो सकता है, इनफॉर्मल फास्ट है पर अनरिलायबल हो सकता है। एक बैलेंस चाहिए। तीसरा क्लासिफिकेशन है मीडियम के आधार पर। ये फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन से काफी मिलता जुलता लगता है। हाँ, वैसा ही है। इसमें पहला है ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस, फोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स। एडवांटेज, तुरंत फीडबैक, पर्सनल टच, नॉन वर्बल क्यूज देखे जा सकते हैं अगर फेस टू फेस या वीडियो है। डिसएडवांटेज, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, अगर बात साफ ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग का खतरा रहता है। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन, ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, मेमोज, मैनुअल्स। एडवांटेज, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, ध्यान से ड्राफ्ट किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, वाइड रीच पॉसिबल है। डिसएडवांटेज, फीडबैक देर से मिलता है, पर्सनल टच की कमी होती है, तुरंत क्लैरिफिकेशन मुश्किल होता है। और तीसरा, यहाँ फिर से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जिक्र है, जो ओरल कम्युनिकेशन का इंटीग्रल पार्ट है और रिटन में भी जैसे फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन रोल प्ले कर सकता है। तो मीडियम का चुनाव मैसेज, ऑडियंस, अर्जेंसी और रिकॉर्ड की जरूरत पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। तो ये थे कम्युनिकेशंस के टाइप्स। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, वो रुकावटें जो कम्युनिकेशन को मुश्किल बनाती हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, सेक्शन 2.7। नोट सही कहते हैं, कम्युनिकेशन हाईवे पर स्पीड ब्रेकर्स बहुत हैं। बिल्कुल, और इन्हें जानना जरूरी है ताकि हम इन्हें अवॉइड या ओवरकम कर सकें। पहली है फिजिकल बैरियर्स। इसमें आता है एक्चुअल फिजिकल डिस्टर्बेंस, जैसे कंस्ट्रक्शन का शोर,
बहुत ज्यादा दूरी, बंद दरवाजे, फॉल्टी इक्विपमेंट, खराब माइक, धीमा इंटरनेट। ये सब। दूसरी है साइकोलॉजिकल और परसेप्चुअल बैरियर्स। ये हमारे दिमाग और नजरिए से जुड़ी हैं। जैसे प्री-कंसीव्ड नोशंस, पहले से बनी राय, स्टीरियोटाइप, सिलेक्टिव परसेप्शन। हाँ, मतलब हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। एग्जैक्टली। इमोशंस, गुस्सा, डर, स्ट्रेस, ध्यान की कमी, मिसट्रस्ट। गुस्से में इंसान सही बात भी गलत समझ सकता है। तीसरी है लैंग्वेज और सेमांटिक बैरियर्स, शब्दों के अर्थ से जुड़ी। जब सेंडर और रिसीवर शब्दों को अलग-अलग मतलब देते हैं या मुश्किल जार्गन, टेक्निकल टर्म्स या एम्बिगियस वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। अलग-अलग भाषाएं तो हैं ही, एक ही भाषा में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज भी इसी में आएगा। चौथी है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर या कल्चर की वजह से आती है। जैसे बहुत ज्यादा हायरार्की लेवल्स, जिससे इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट या डिले होती है। अनक्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स की कमी या रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। और पांचवी हैं कल्चरल बैरियर्स। हाँ, अलग-अलग कल्चर्स में कम्युनिकेशन नॉर्म्स, वैल्यूज, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, समय का कॉन्सेप्ट, पर्सनल स्पेस सब अलग होते हैं। एक कल्चर में जो पोलाइट है, दूसरे में रूड हो सकता है। जैसे नोट्स में ओके साइन का उदाहरण दिया है, जो कहीं पॉजिटिव है, कहीं ऑफेंसिव। ग्लोबलाइजेशन के दौर में कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। ये बैरियर्स तो वाकई कम्युनिकेशन को पटरी से उतार सकती हैं। तो सवाल यह है कि इनसे बचा कैसे जाए? What can be done to overcome them? ये $1 मिलियन सवाल है। पूरी तरह खत्म करना शायद मुश्किल हो, पर कम जरूर कर सकते हैं। पहला कदम है अवेयरनेस, इन बैरियर्स को पहचानना। फिर जैसा नोट्स में सुझाया गया है, कम्युनिकेशन के 7 C's फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। यानी बात साफ हो, कम शब्दों में हो, स्पेसिफिक हो, एक्यूरेट हो, लॉजिकल फ्लो में हो, पूरी जानकारी दे और पोलाइट हो। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ सुनना नहीं, समझना, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करना। फीडबैक मांगना और देना कंस्ट्रक्टिवली। सही चैनल चुनना, अपनी एजम्पशंस को चेक करना, नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान देना। और जहां तक हो सके सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। बेसिकली कम्युनिकेशन को एक कॉन्शियस एफर्ट बनाना होगा, ये मानकर नहीं चलना कि आपकी बात अपने आप सही तरीके से पहुंच ही जाएगी। बहुत बढ़िया। तो आज हमने कम्युनिकेशन के एसेंशियल्स को काफी डिटेल में समझा। एक क्विक रिकैप कर लें? जरूर। हमने देखा कि कम्युनिकेशन विचारों के आदान प्रदान का एक 2-वे प्रोसेस है। ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वाइटल है। कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, स्मूथ फंक्शनिंग, मोटिवेशन और इमेज बिल्डिंग के लिए। हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस के 8 स्टेप्स देखे, सेंडर से फीडबैक तक और नॉइस एक बैरियर के रूप में, और एलिमेंट्स SMRFN वगैरह को समझा। फॉर्म्स देखे, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, और जाना कि नॉन वर्बल क्यूज कितने पावरफुल होते हैं। फिर हमने टाइप्स देखे डायरेक्शन के आधार पर, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, फॉर्मेलिटी के आधार पर, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ग्रेपवाइन, और मीडियम के आधार पर, ओरल, रिटन। और आखिर में हमने कॉमन बैरियर्स डिस्कस की, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल, और उन्हें ओवरकम करने के तरीके जैसे 7 C's और एक्टिव लिसनिंग। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बिग टेक अवे? निचोड़ ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक स्किल है जिसे सीखा और सुधारा जा सकता है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये समझने, समझाने, कनेक्ट करने की बात है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या अपनी पर्सनल लाइफ में हो, सफलता काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। ये इन्वेस्ट करने लायक स्किल है। बिल्कुल। हाँ। और इसी नोट पर आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक फूड फॉर थॉट छोड़ जाते हैं। हाँ, जरा सोचिए। आज की हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में, जहां टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को आसान बना रही है, इंस्टेंट मैसेजिंग, AI ट्रांसलेशन टूल्स, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स, क्या कम्युनिकेशन की फंडामेंटल चैलेंजेस बदल गई हैं? या फिर टेक्नोलॉजी ने नॉन वर्बल क्यूज को समझने, जैसे वीडियो कॉल्स पर, डिजिटल नॉइज, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डिस्ट्रैक्शंस और ऑनलाइन मिस इंटरप्रिटेशन से बचने जैसी नई बैरियर्स खड़ी कर दी हैं? क्या टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन को आसान बना रही है या बस और कॉम्प्लेक्स? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।